हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द। शब्द क्या होता है? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण। तो सीधा चलते हैं शब्द की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है शब्द की? कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ निकले। सीधा सीधा कहें कि कोई वर्णों से बना ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। जैसे लड़का और आम इत्यादि। तो आम देखें तो आम जब लिखा जाता है तो आम किस तरीके से लिखा जाएगा? आ प्लस म आधा प्लस आ, तो ये तब आम लिख पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बांटना। अब शब्दों को देखिए हमने 4 प्रकार से बांटा है। तो कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सार्थक शब्द। सार्थक शब्द हिंदी भाषा में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप अगर किसी की परिभाषा याद करना चाहते हैं तो केवल आप उस हेडिंग को देखिए और अपने आप परिभाषा बन जाती है। तो कैसे? सार्थक को देखेंगे हम, जब खंड करेंगे तो सा में से होता है साथ और अर्थ, तो मतलब अर्थ के साथ। तो परिभाषा देखेंगे कि वे शब्द जिसमें कोई अर्थ निकलता है, मतलब अर्थ के साथ कोई मीनिंग है, तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो देखते हैं जैसे, और एक और इसमें पॉइंट है कि वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। और निरर्थक शब्द जो हैं उनका ग्रामर में कोई भी उपयोग नहीं है, इसलिए वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम सीधा सार्थक पे ही चर्चा करते हैं कि सार्थक शब्द जो होते हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो बात करते हैं एकार्थी की। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था एकार्थी, तो एक और अर्थ, तो एक अर्थ रखने वाला शब्द क्या होगा? एकार्थी शब्द होगा। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, ऊंट आदि। ठीक है। अब अनेकार्थी, देखो लग रहा है कि अनेक अर्थ रखने वाला क्या कहलाएगा? अनेकार्थी। तो परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे, मतलब अब ये जैसे अंत लिखा है तो इस अंत के अनेक मतलब हैं, एक से अधिक मतलब हैं। देखो अंत में से होता है समाप्ति, और अंत में से होता है सीमा, और अंत में से होता है मृत्यु। देखा, एक से अधिक निकल के आ गए मीन्स। अब जैसे कनक है, कनक मिस क्या होता है? सोना, और कनक मिस क्या होता है? धतूरा। एक से अधिक हो गए। जैसे कल है, कल का मतलब क्या होता है? चैन। कल का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, और कल का मतलब होता है आने वाला कल। इसी प्रकार ये हो गए आपके अनेकार्थी शब्द। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द जो हैं वो हम कक्षा 4, 5, 6 इधर पढ़ चुके हैं, तो उनमें हमें इतना नहीं देखना है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे बादल के देखो मेघ, जलधर, घन। रात के देख लो रात्रि, रजनी, यामिनी, निशा इत्यादि। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम विलोम शब्दों पे। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? कि जिसका अर्थ विपरीत निकले। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। पिता का क्या हो जाएगा? माता। भाई का बहन। ठीक है, इत्यादि। अगला देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं वर्णों का, कि शब्दों या शब्दों का जो है तो आगे चलते हैं हम दूसरा प्रकार देखते हैं शब्दों का। ये बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर जो शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द सबसे पहले देखते हैं, रूढ़ किसे कहते हैं? तो रूढ़ में देखेंगे ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं रहता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे जल, अब जल जो है अभी उसका अर्थ है, जल का मतलब पानी, तो अगर हम जल को अलग अलग करें, जा अलग और ला अलग, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यह निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब यह शब्द कैसा शब्द है भैया? यह शब्द रूढ़ शब्द है, जैसे कुत्ता, ठीक है, इत्यादि। अगला देखते हैं यौगिक शब्द। देखिए यौगिक का मतलब होता है योग, यौगिक का मतलब होता है योग, अर्थात मिलकर बनने वाला, किसी दो शब्दों से मिलकर बनेगा, उसे क्या कहेंगे? हम यौगिक शब्द कहेंगे। देखो लिखा है कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, देखिए इसमें आग और बबूला दो शब्द हैं, तभी मिलके बना है आग बबूला। अगला देखें पानी, पीलापन। अब पीलापन में देखिए पीला और पन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो ये दोनों रूढ़ शब्द जब मिल गए हैं तो ये कौन सा बन गया? यौगिक शब्द बन गया। ये आगे दूध वाला, ठीक है। अगले हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखते हैं ऐसे शब्द जो किन्हीं यहाँ पे दो लिखा है, शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर उसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करें, उसे क्या कहते हैं भैया? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए, आपने समास पढ़े हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास जो होता है, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो लगभग सब योग रूढ़ शब्द में आते हैं, जितने भी हैं। जैसे देखेंगे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। देखिए दशानन में क्या है? ये एक अलग अर्थ व्यक्त कर रहा है कि रावण के प्रति, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल का फूल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नीचे मैंने मेंशन किया है कि बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं तीसरा, हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्णों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। कहीं कहीं क्या है कि शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको ये 5वां जो शंकर शब्द है ये नहीं मिलता है। तो तत्सम पे आते हैं। पहला हम देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्मिस होता है उसके, तत्मिस उसके, और सममिस होता है समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और वे हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, मतलब संस्कृत के रूप में ही बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, नेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि इत्यादि, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है तद्भव। तद्भव में क्या है? देखिए ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी, परंतु उनका रूप बदलकर अब हम उसे हिंदी में और हिसाब से बोलने लगे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या था? दुग्ध था, ठीक है। जैसे अग्नि, अग्नि को अब हम क्या कहने लगे? आग कहने लगे। कार्य, कार्य ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा काम, ठीक है। और भी कई सारे हैं। तो अब हम आते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देखिए देशज जो देश में ही उत्पन्न हुए और खुद के देश की भाषा के वर्ड हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ये हम सरल भाषा में कह सकते हैं। और वैसे देखते हैं लिखा है कि ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन इत्यादि, ठीक है। अब विदेशी शब्द देख लो। विदेशी शब्द क्या है कि भैया जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमने ग्रहण करके और अब उन्हें बोलने लगे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिए भैया
देखिए जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कॉलेज हो गया आपका, पेंसिल हो गया, अरबी भाषा के औलाद हो गया, अमीर हो गया, तुर्की भाषा के कैंची हो गया, तोप हो गया, ठीक है, चाकू हो गया। और ऐसे ही कई सारी भाषाएं हैं, फारसी भाषा हो गई, जापानी भाषा हो गई, तो कई सारी भाषाएं हैं जिनको हम विस्तार में अगले वीडियो में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं पांचवा, संकर शब्द। तो संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ एक बात नोटिस करने की बात है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है यौगिक शब्द और संकर शब्द। देखो यौगिक शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और जो संकर शब्द होता है वो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो संकर शब्द क्या है कि जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में देखिए रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द का है हिंदी का है। ऐसे टिकट घर, टिकट घर में देखिए टिकट जो है वो आपका अंग्रेजी का है और घर जो है आपका हिंदी का है। ऐसे सजा प्राप्त, सजा देखिए सजा आपकी फारसी शब्द है और प्राप्त आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अलग अलग भाषाएं होंगी दोनों, तो इसी प्रकार जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। और लास्ट हमारा है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भैया विकारी शब्द, चलते हैं। विकारी शब्द देखो, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, सीधा आप जान लो कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, कि ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक के अनुसार अगर वो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो विकारी शब्द हैं, अगर वो परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो वो अविकारी शब्द हैं। तो हम पढ़ रहे विकारी शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका लिंग चेंज करने पर अगर वो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो आपके विकारी शब्द हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, लिंग के आधार पर चेंज करके देखते हैं कि बच्चा पढ़ता है। अब बच्चा जो है वो एक मेल के लिए दिया गया है, लेकिन अब मैं इसे फीमेल में चेंज कर रहा हूँ कि बच्ची पढ़ती है। देखो लिंग के आधार पर ये चेंज हो गया, इसका मतलब बच्चा जो वो कौन सा शब्द है भैया, वो आपका विकारी शब्द है। अब वचन के हिसाब से देख लो, वचन के हिसाब से लिखा है कि बच्चा सोता है। अब बच्चा सोता है मतलब एक वचन है, एक बच्चा सो रहा है। अब यहीं पे हम कर देंगे कि बच्चे सोते हैं, तो भैया बच्चे सोते हैं इसका मतलब बहुवचन है। देखो ये चेंज हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। इसी प्रकार आगे अविकारी शब्द, जैसा कि हमने बताया था कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी इसे चेंज कर लो ये चेंज नहीं होगा, तो वो आपका अविकारी शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है कि धीरे। अब धीरे को आप कितना भी चेंज कर लो, आप धीरे धीरे नहीं कह सकते, आप धीरो धीरो नहीं कह सकते, भैया वो धीरे ही रहेगा, इसका मतलब वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो आपका कौन सा शब्द है, वो आपका अविकारी शब्द है। जैसे किंतु, परंतु, तेज, अधिक इत्यादि शब्द जो हैं वो आपके अविकारी शब्द हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू for watching the video and please subscribe my channel Deep Education. Thank you.